आज हम संविधान की प्रस्तावना पे चर्चा करने जा रहे हैं और इस पे चर्चा करने से पहले इसके संबंध में हम आपको बता दें कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया और हमारी संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। हमारी प्रस्तावना जो है वह निम्न है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अपनी दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब हम आते हैं प्रस्तावना के संबंध में कि क्या प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं। सबसे पहले इस पे हम आपको बता दें कि A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसके पश्चात इन री बेरुबारी के केस में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः अपनी इसी बात को दोहराया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों निर्णयों को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का आधारभूत ढांचा है। और 1995 में S.R. बोम्मई बनाम कर्नाटक राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः अपनी इसी बात को दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का आधारभूत ढांचा है। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे कि क्या उद्देशिका यानी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा हां, क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आधारभूत ढांचा है और अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो मूल ढांचे से संबंधित है। इसके पश्चात 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द रख दिया गया तथा राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को प्रस्तावना में संशोधित कर दिया गया। अब इस पर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लें। संपूर्ण प्रभुत्व शब्द का अर्थ होता है कि हमारा देश भारत अपनी आंतरिक और बाह्य नीतियों में निर्णय लेने में वो स्वतंत्र होगा और कोई भी बाहरी ताकत इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती। कभी कभी लोग कहते हैं कि भारत कॉमनवेल्थ का जो है सदस्य है, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र के लिए है। भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है।
और उसकी संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, क्योंकि हम भारत के लोग से ही ये होता है कि इसकी संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। दूसरा वाक्य था समाजवादी। समाजवादी शब्द जो है वो हमारे प्रस्तावना की सामाजिक और आर्थिक न्याय की पदावली में निहित है, जिसका अर्थ होता है कि समाजवाद से तात्पर्य है कि चीन और रूस का साम्यवाद नहीं, बल्कि ऐसा समाजवाद जिसमें आधी शक्तियां गवर्नमेंट सेक्टर के पास हों और आधी प्राइवेट सेक्टर में हो। इसके बाद आते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का आशय है कि भारत का कोई भी धर्म राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। भारत के लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसको प्रचार कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं, उसको अपना सकते हैं। इसके बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का तात्पर्य होता है कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए अगर काम कर रही है तो वह लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसके बाद हम आते हैं जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शब्द जोड़ा गया था, और वो था अखंडता। अखंडता शब्द को जोड़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भारत के तमाम हिस्सों में भारत से अलग होने की मांग होने लगी थी, तो इसके लिए जो है अखंडता शब्द को इसमें शामिल किया गया। तो ये हुई आज संविधान की प्रस्तावना पे चर्चा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।